नमस्कार। प्रारब्ध पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पसमानदा और पसमानदा शब्द मुसलमानों के लिए, भारतीय मुसलमानों के लिए, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस देश के जो नॉन मुस्लिम हैं, जो दूसरे धर्मों से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने पसमानदा शब्द बहुत पहले नहीं सुना होगा। और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पसमानदा शब्द का उच्चारण कर रही है, और न सिर्फ उच्चारण कर रही है बल्कि उसके आगे बढ़ रही है, काम करते हुए दिख रही है, तो बहुत सारे लोगों के मन में यह होगा, अभी भी शब्द से तो परिचय होना अलग बात है, लेकिन ये पसमानदा फिलॉसफी क्या है। दरअसल शाब्दिक अगर इसका तर्जुमा करना है तो पसमानदा का मतलब पिछड़े हुए लोग। अब ये इसका मुस्लिम समाज से क्या ताल्लुक है, क्योंकि अभी तक जो आइडेंटिटी रही है दर्शकों इस देश में बनाई गई है या वैश्विक स्तर पर रही है, वो मुस्लिम एक समाज, मुस्लिम का मतलब मुस्लिम, लेकिन नहीं, पिछले कुछ सालों में इसमें बदलाव हुआ है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आप आज हमारे साथ हैं शारिक अदीब अंसारी साहब। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में शारिक साहब का पहले कर लेते हैं स्वागत। नमस्कार शारिक साहब। नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। जी दर्शकों, एक संगठन है ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज, अदीब साहब उसके वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। इसका मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, उसके मुखिया के तौर पर एक्टिव हैं। अदीब साहब, पसमानदा शब्द का अर्थ तो लोग समझ लेंगे, जैसा मैंने बता भी दिया, लेकिन इस पूरी फिलॉसफी के पीछे क्या है, और आखिर मुस्लिम एक जब अकेले मुस्लिम समाज के नाम पे जाना जाता था, पहचान लिया जाता था, आइडेंटिफाइड था, तो ये पसमानदा मुस्लिम लाने की क्या जरूरत पड़ी और क्यों? देखिए, ये लड़ाई आज की नहीं है शर्मा जी। ये लड़ाई जब से इस्लाम राइज हुआ अरब के अंदर और बाउंड्रीज क्रॉस करता हुआ पर्शिया से हिंदुस्तान में आया, जब से ही है। और जब हिंदुस्तान में पहली बार मुसलमान ताजिरों की हैसियत से और बाद में फतेहात की हैसियत से हिंदुस्तान में दाखिल हुए, जब से ही कायम है। और इसका मतलब एक पर्शियन अल्फाज है, एक फारसी का अल्फाज है, जिसका मतलब होता है जो लोग पीछे रह गए। पीछे किसने किया? पीछे किसी ने तो किया होगा। तो पीछे करने वाले वो आगे बढ़ गए और पीछे रहने वाले, जबकि इस्लाम में और हर मजहब में ये होता है सब लोग साथ चलें। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का भी स्लोगन यही है, सबका साथ सबका विकास। तो कुछ लोग पीछे रह गए, इसलिए तो सबका साथ सबका विकास है। तो ये एक पर्शियन अल्फाज है जो कि पर्शियन ईरान का था। हिंदुस्तान में लोग अरब से आए, ईरान से आए, सेंट्रल एशिया से आए, उनके बाद से ये अल्फाज राइज हुआ। और उसके बाद आज हिंदुस्तान में, ये आज का नहीं है, ये 47 जब मुल्क तकसीम हो गया, मुल्क तकसीम होने से पहले ये मूवमेंट था। हम लीडर जनाब आसिम बिहारी साहब बिहार के थे, उन्होंने मोमिन कॉन्फ्रेंस बनाई थी। मोमिन कॉन्फ्रेंस फेस टू फेस लड़ी मुस्लिम लीग से। हम लोगों ने कभी मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। हमारे धरने हुए, लाल किले पर हुए, इंडिया गेट पर हुए। तो ये हमारा बहुत पुराना स्ट्रगल है। और लेटेस्ट स्ट्रगल जो है वो 1979 का है, जिसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे पास मेरे कमरे में पड़े हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। अभी एक फंक्शन 14 नवंबर 1969 को तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में हुआ। उसके चीफ गेस्ट थे तत्कालीन मुख्यमंत्री यूपी के हेमवती नंदन बहुगुणा जी, उनके अंडर में हुआ। उसका नाम थोड़ा डिफरेंट था, नाम था ऑल इंडिया तबकाती मुस्लिम फेडरेशन। वो डॉक्टर कामिल कुरैशी साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो थे कानपुर के, उन्होंने बनाया था। और उसके इस्तकबालिया कमेटी के अंदर मेरे वालिद मोहतरम लेट अब्दुल माजिद अदीब अंसारी, मुरादाबाद यूपी के, उसके मेंबर थे। तो ये 79 से शुरू है। जो लोग कहते हैं बिहार के एमपी, 2 एमपी रहे, नाम लेना सही नहीं है, कि हमने शुरू किया 98 में, उन्होंने शुरू नहीं किया। ये आइडिया 79 से था और उसमें मेरे वालिद मोहतरम शामिल थे। उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे पास है। अगर किसी को शक है तो कार्बन डेटिंग करा ले, उसकी पैसे में दे दूंगा। तो ये एक स्ट्रगल है, हमने उसको आगे रखा और आगे बढ़ाया। और हम जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म थे तो वहाँ प्रोफेसर हुमायूं मुराद साहब थे, उनके अंडर में हम लोग काम करते थे। काम गोरखपुर के थे, काम करते रहे। फिर हम लोग तालीम, जब हमने अपना MBA अलीगढ़ से कर लिया
उसके बाद हम लोग जॉब्स में आ गए, लेकिन हमने इस मोमेंट को जारी रखा और आज इस मुकाम पर हैं कि देश का प्रधानमंत्री हमारे नहीं बोल रहा है। ये हमारे लिए फख्र की बात है, अहमियत की बात है, शोहरत की बात है, मसरत की बात है कि देश का वो प्रधानमंत्री जिसे लोग एक दूसरे एंगल से देखते हैं, वो हमारे नहीं बात कर रहा है। जबकि देश में प्रधानमंत्री तो बहुत रहे, पंडित जी रहे, शास्त्री जी रहे, इंदिरा जी रही, चौधरी साहब रहे, वाजपेयी जी रहे, इंद्र कुमार गुजराल रहे, देवेगौड़ा रहे, नरसिम्हा राव साहब भी रहे, अटल जी रहे, लेकिन किसी ने इस मुद्दे पे हमारा नहीं देखा। हम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन बनाकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भेजा था। उससे पहले ये प्रेजेंटेशन मैं सारे पार्टीज को दे चुका था, किसी ने इसमें तवज्जो नहीं दी, क्योंकि सबको एक मुश्त वोट चाहिए मुसलमान। लेकिन प्रधानमंत्री ऑफिस से एक हफ्ते के अंदर फोन आ गया और उसके बाद हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दिए। और हम इस पर आज से काम नहीं कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं आज से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने बोल दिया तो लोग 100 तरह का कन्वर्शन बन गया आज, 100 तरह के, अच्छी बात है, बनने चाहिए, मैं वेलकम करता हूँ। इससे अवेयरनेस आती है कि आप एक ने बना ए बी सी 50 तरह के कन्वर्शन बन गया, अच्छी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री के बोलने से पहले, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री ने 2017 में भुवनेश्वर में बोला, उस टाइम किसी ने इसका तवज्जो नहीं दी। उसके बाद फिर हैदराबाद ने बोला, फिर तो वो बोल ही रहे हैं। तो हम उनका कि किस तरह धन्यवाद करें, किस तरह शुक्रिया अदा करें, हमारे पास अल्फाज नहीं है। क्योंकि देश का वो प्रधानमंत्री जिसको उस समाज की फिक्र हुई जिस समाज को मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स, मुसलमान अशराफिया, मुसलमान जागीरदारों, मुसलमान बड़े पढ़े लिखे लोगों ने छोड़ दिया था। कैसे ही रहो, वोट लेने के लिए मुसलमान थे हम। इलेक्शन की रात में इकट्ठे हो, हम तो मुसलमान होते हैं 5 साल में एक बार शर्मा जी, इलेक्शन की रात में हम मुसलमान होते हैं, इलेक्शन के दिन भर मुसलमान रहते हैं। वोट पड़ते ही हम होते हैं जुलाहे, तेली, नाई, कसाई, लाल बेगी, हलाल खोर, हराम खोर, इस तरह के हमारे नाम हो जाते हैं। हम 24 घंटे के मुसलमान हैं 5 साल में। जब वोट पड़ता है टू डिफीट बीजेपी, हमारा वोट नेगेटिव लिया था, हम किसी का वोट पॉजिटिव नहीं करते, हम लोग नेगेटिव वोट करते हैं। हमें इस माइंडसेट से हटना है कि हम पॉजिटिव वोट करें। जब हम किसी को जिताने के नहीं वोट करेंगे, तभी तो हम उससे कहेंगे कि भैया हमारे लिए काम करो। हम जब किसी को हराने की नहीं करेंगे, उससे हम क्या मांगेंगे? तो हमारा माइंडसेट सिर्फ सिंपल है कि हम अब जिताएंगे। लोग हरा चुके, बहुत हरा चुके, अब नहीं हराएंगे, अब हम जितवाएंगे और जितवाने के बाद अपनी मांगे पूरी करवाएंगे, सिंपल, और टेबल पे करवाएंगे, बैटल फील्ड पे नहीं करवानी मुझे। इंडिया एक संवैधानिक कंट्री है, संविधान है, संविधान लागू है, संविधान से देश चल रहा है, तरक्की कर रहा है, इंशाल्लाह तरक्की और करेगा। हमारी पूरी नेक ख्वाहिशात उस आदमी के साथ हैं। हम किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं है, किसी पार्टी के साथ में नहीं है, जो हमारी बात करेगा। इस टाइम नरेंद्र मोदी हमारी बात कर रहे हैं तो हम उनके साथ खुल के बात करते हैं। ठीक बात है। राहुल गांधी का एक फंक्शन हुआ था, शर्मा जी उन्होंने बुलाया था, मैं भी गया था। खुर्शीद सैयद साहब उस टाइम माइनॉरिटी विंग के चेयरमैन थे, एक जरिए से मेरे पास इन्विटेशन आ गया तो मैंने बात करी थी खड़े होकर 2013। उस टाइम तो राहुल गांधी ने कि वहां से कोई फोन नहीं आया था। अब लोग परेशान हो रहे हैं, अब बुनकर सम्मेलन हो रहे हैं। अब पहले क्यों नहीं करे आपने? हम तो पहले से कह रहे हैं आपसे। अखिलेश जी को हमने पहले समय मांगा था, समय नहीं दिया गया। मायावती बहन जी को हमने समय मांगा था, समय नहीं दिया गया। तो ये लोग जब एक्ट करते हैं, जब कोई प्रधानमंत्री अगर नहीं बोलते, जब ये अब हमारी खबर नहीं लेते, वो तो बड़ा शुक्रिया, अल्लाह का बड़ा करम हम पे दिया है आई अल्लाह को, और उन्होंने उनके दिमाग में डाली कि इनके लिए भी कुछ करो, वो कर रहे हैं। तो अभी ये लोग सब बोल रहे हैं, पहले इन्होंने कभी नहीं बोला, पहले कभी इनको ख्याल नहीं आया कि मुसलमान में पसमानदा भी होते हैं, मुसलमान में बैकवर्ड भी होते हैं, ओबीसी भी होते हैं, दलित भी होते हैं। पहले तो ऐसे कहते थे कि साहब हिंदू के मुकाबले में मुसलमान खड़ा हुआ है, नहीं खड़ा हुआ। 88% मुसलमान नहीं खड़ा हुआ हिंदू के खिलाफ। ये 12% जिनको मंत्री पोजीशन चाहिए, जिनको चेयरमैनशिप चाहिए, जिनको सरकारी कोटे चाहिए, जिन्हें बैंकों के लोन चाहिए, ये लोग खड़े हुए हैं। हमारा झगड़ा हिंदू समाज से तो है ही नहीं। क्यों लड़ेंगे हम हिंदू समाज से? हमारा झगड़ा तो इन लोगों से जिन्होंने हमारा पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली, सोशल बैकआउट किया। नाम तो रखे नहीं जाते हमसे। अगर हम किसी बच्चे का नाम शाहजहां रख लें या सुलेमान रखते हैं, ये लोग कहते हैं ये तो हमारे दादा का नाम था, ये तो हमारे नाना का नाम था। तुम रखो नाम, छिद्दा रखो, लड्डन रखो, जुमेराती रखो, शवेराती रखो, रमजानी रखो, इद्दू रखो, इस तरह के नाम हमसे रखवाते हैं। और ये आज का नहीं है शर्मा जी, ये जब से इस्लाम राइज हुआ जब से है। और तरीके फिरोजशाही पढ़ लीजिए आप, तरीके फिरोजशाही में कहा गया कि नहीं साहब, इन छोटी जात के मुसलमानों को जब उसने ज़ियाउद्दीन बंडी ने अपनी नाराजगी जताई कि साहब आप ये बड़ी छोटी जात के मुसलमानों को पोस्ट क्यों दे रहे हैं? इन्हें वही पोस्ट दो जो इनके लायक है, बस इन्हें इतनी ही इल्म दो, मजहबी तालीम दो जो इनके नमाज पढ़ने के काम आए। तो रिलीजियसली भी हमारा हुआ। और हम तो कहते हैं कि जो मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स हिंदुस्तान में हुए,
सर सैयद हुए, चाहे जाकिर हुसैन हुए, चाहे मौलाना आजाद हुए, किसी ने इस बात को एड्रेस ही नहीं किया। अपने अपनी 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 कोठरी के लिए। तो पहली बार ये डिस्कशन हो रहा है, ओपन फील्ड में हो रहा है, नए ओपनिंग्स हो रही है, तो अच्छी बात है, होना चाहिए। आज इस पे पीएचडी हो रही हैं, 2 लड़कियां ऑक्सफोर्ड में पीएचडी कर रही है, एक लड़का दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा है, अच्छी बात है। हम तो इस्तकबाल करते हैं, हम तो वेलकम करते हैं प्राइम मिनिस्टर के इस मूव का। प्राइम मिनिस्टर ने हमारा प्रपोजल माना, और प्राइम मिनिस्टर इसमें, प्राइम मिनिस्टर का भी, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नहीं होता तो हम इस लायक नहीं होते कि हम आज ऐसे बात कर सकते आपके सामने। आप तो हमें टाइम ही नहीं देते। आज ये मीडिया हमें टाइम क्यों दे रहा है? प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, हमारे नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलते तो आज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, उनका शुक्रिया कैसे अल्फाजों में अदा करूं? मेरे पास अल्फाज नहीं है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए कि उन्होंने इस बात को प्राइम मिनिस्टर को समझाई और हमें टाइम दिया। थैंक यू जी। अच्छा अदीब साहब, आप जब ये कहते हैं कि ये पसमानदा या पिछड़ा मुसलमान कोई नया टर्म नहीं है, ये जब इस्लाम शुरू हुआ तब से है। इस्लाम तो साहब अरब में शुरू हुआ, तो क्या वहां भी जातिगत व्यवस्था थी? क्योंकि ये सवाल मेरा इसलिए है कि जनरली इस देश में एक जो परसेप्शन क्रिएट किया गया, वो ये कहा गया कि हिंदुओं में बड़ी जाति व्यवस्था है, हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था है, उसमें उनमें छुआछूत है, उनमें दलित होता है, मंदिरों में वो घुसने नहीं देते, तमाम तरह के डिस्क्रिमिनेशन उसकी बात आती है कि हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ होता है। ये पोज किया गया लगातार। कांग्रेस के रिजीम में जो उनके लिए बौद्धिक जुगाली का काम करते थे, वामपंथी खेमा, उसने हमेशा इस बात को आगे रखा। आप एज ए पसमानदा मुस्लिम कह रहे हैं कि साहब पसमानदा तो इस्लाम की शुरुआत से है। तो इस्लाम की शुरुआत से अगर अरब में भी पसमानदा था, पिछड़ापन था, मुसलमानों में जातिगत व्यवस्था थी, तो हिंदुस्तान में वो व्यवस्था आके खत्म कैसे हो गई? क्या ये वाकई खत्म थी, नहीं थी, या मुस्लिम नाम के एक छाते के पीछे ये छुपाई गई थी? क्या है ये? ये शर्मा जी, जो अरब में जो मुसलमान इंटेलेक्चुअल अशराफिया जो हमारे खिलाफ बात करता है, वो कहता है साहब ये तो इस्लाम में था। वो कहता है वो सब जो कबीले थे, कबीले नहीं होते तो कैसे रिकॉग्नाइज करता था? अल्लाह ने कबीले बनाए ताकि तुम पहचाने जाओ, वो कुरान की आयत कोट करता है। लेकिन अरब में सिर्फ कबीले थे। जब इस्लाम अरब की बाउंड्री क्रॉस करके पर्शिया में दाखिल हुआ, पर्शिया के बाद सेंट्रल एशिया में आया, सेंट्रल एशिया से हिंदुस्तान में जब आया, तो यहाँ आया तो इस फॉर्म में था कि हम ही रूल हैं। तो 80% जो 88% सारे के सारे मुसलमान कोई अरब और सेंट्रल एशिया से कोई आए थे हिंदुस्तान में। तो यहाँ पर जो मुसलमान कन्वर्ट हुआ, जो कि वाल्मीकि था वो हलाल खोर हो गया, और जो कि नाई था वो सलमानी हो गया, जो कि कुरैशी था वो कसाई था वो कुरैशी हो गया, जुलाहा था वो अंसारी हो गया। उसने भी अपने आप को अरब से रिलेट करने की कोशिश करी। ये इसने पसमानदा मूवमेंट को ठेस पहुंचाई, नो डाउट, मैं मानता हूँ। लेकिन अरबों के अंदर तबकाती मुसलमान शुरू से रहे। हिंदुस्तान में उसकी राय ये हुई कि हिंदुस्तान का मुसलमान, जो कि हिंदुस्तान, मैं जब हिंदुस्तान की बात करता हूँ तो मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश इंक्लूड करता हूँ। जब हिंदुस्तानी मुसलमान जब कन्वर्ट हुआ, जब इस्लाम यहाँ पर आया, इस्लाम की बेनिफिट्स लोगों ने देखे, तो हमारे फोर फादर्स ने भी इस्लाम की तरफ माइल हुए। और क्योंकि जातिगत व्यवस्था हिंदुज्म में थी और आज भी है, जो जातिगत व्यवस्था हमारे वहां थी वो आज भी हमारे वहां है। आज भी हम लोगों को वो मान सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अब तो मान सम्मान की बात नहीं, अब तो अभिमान की बात है। नरेंद्र मोदी ने हमारी बात कह के हमें अभिमान कर दिया कि हम अभिमान से कहते हैं हम बैकवर्ड हैं, हम अभिमान से कहते हैं हम पसमानदा है। पहले तो पसमानदा भी अपने को पसमानदा नहीं कहता था, वो कहता था हाँ साहब हम हमारे पुरखे अरब से आए थे, जबकि सब झूठ है। हम लोग अरबों में था, नो डाउट, लेकिन अरबों में कबीले बने हुए थे। हिंदुस्तान में जातिगत व्यवस्था इस्लाम के आने के बाद पहले से थी। तो जो लोग इस्लाम में कन्वर्ट करे उन्होंने वही, अब आई कैन चेंज माई रिलीजन, मैं अपना मजहब चेंज कर सकता हूँ एनी टाइम, हिंदुस्तान में राइट है, मैं हिंदू हो सकता हूँ। लेकिन शर्मा जी मेरी कास्ट क्या होगी? मेरी कास्ट, आई कैन नॉट चेंज माई कास्ट। जाति नहीं जाती, कास्ट तो मेरी वही रहेगी ना, कोरी। मैं अगर शारिक अदीब हिंदू हो जाता हूँ, नाम भी चेंज नहीं करता हूँ, तो मेरी जाति तो कोरी होगी ना। मैं ब्राह्मण करने को ब्राह्मण तो नहीं हो जाऊंगा, मैं चितपावन ब्राह्मण तो नहीं हो जाऊंगा, मैं ठाकुर तो नहीं हो जाऊंगा, मैं क्षत्रिय तो नहीं हो जाऊंगा, मैं बनिया तो नहीं हो जाऊंगा, मैं रहूंगा कोरी ही। तो जो लोग हमसे जो मुसलमान हमारे हमसे कहते हैं, जो हमें गाली की तरह कहते हैं कि तुम हिंदू हो जाओ, हमसे कहते हैं, तो हम हिंदू तो हो जाएं।
लेकिन हमें हमारी जाति चेंज क्या होगी? ना हमें हिंदू एक्सेप्ट करेगा, ना हमें मुसलमान एक्सेप्ट करता। तुम तो करते ही नहीं, मुसलमान तो करता ही नहीं एक्सेप्ट, क्योंकि हमारे वहां आज भी शादी नहीं होती, आज भी हमारे वहां वो डिफरेंसेस हैं जो पहले से थे। तो हम तो सिंपली बात करते हैं कि हमारे जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है शर्मा जी देश में, कोई ठीक सल्तनत बात, नहीं है, किसी ठीक बादशाह का बात। रूल नहीं है। 5 साल के बाद आओ, 2.5 साल के बाद असेंबलीज के अंदर 5 साल के बाद आपको वोट देना पड़ता है और गुस्सा निकालना पड़ता है अपना। डेमोक्रेसी में सर गिने जाते हैं, तादाद गिनी जाती है, और तादाद के नाम पर हमारे सर ज्यादा हैं तो हमें हक चाहिए। हम किसी बीजेपी ने भी क्या किया? बीजेपी ने सैयद शाहबाज नवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, एक शिया सैयद, एक सुन्नी सैयद। कांग्रेस है गुलाम नबी आजाद, एक कश्मीरी पठान। सलमान खुर्शीद साहब, एक यूपी का पठान। एक के रहमान खान, एक साउथ इंडिया का पठान। क्या हम बेवकूफ हैं कि हम 12% की गुलामी अब भी करेंगे डेमोक्रेसी के अंदर? हमारे नहीं सुबह कब आएगी? सुबह हमारी नहीं जब आएगी जब नरेंद्र मोदी जी हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे, कहेंगे हमने रिप्रेजेंटेशन दिया पसमानदा को, जो 88% हमें कभी नहीं मिला। अब सिर्फ हमारे वोट का इस्तेमाल हुआ टू डिफीट वन पर्टिकुलर पार्टी। अब हम वो पर्टिकुलर पार्टी को डिफीट करने के, हमें अगर बीजेपी सपोर्ट करती है, अगर आगे लाती है, जो कर रही है, जो दिख रहा है, तो हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम है बीजेपी को सपोर्ट करने में? पॉलिटिकल सीन में कोई भी अछूत नहीं होता है। जो हमारे जो लेन देन का बनिए की दुकान है साहब, क्या लोगे क्या लोगे? अगर बीजेपी हमें कुछ देती है तो हम बीजेपी के साथ हैं, और जो लग रहा है जो हमें मिलेगा। हिंदुस्तान ठीक में बात। कोई सऊदी अरब के हुकूमत नहीं है, कोई पुतिन नहीं बढ़ रहा यहाँ पर, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। यहाँ पर तो इलेक्शन हारते हैं लोग, जिन्हें लोग हिंदुस्तान में कह रहे हैं फांसीवादी गवर्नमेंट है। इलेक्शन हारी नहीं आ रही अभी। फांसीवादी कभी इलेक्शन हारते हैं? कभी नहीं हारते। कर्नाटका में हारे, उस बात में तो आप कुछ नहीं कहते। फांसीवादी लोग इलेक्शन नहीं हारते। इटली नहीं है, सऊदी अरब नहीं है, रशिया नहीं है, हिंदुस्तान है। और यहाँ की कल्चरल वैल्यूज इतनी स्ट्रांग है कि अगर किसी किसी हिंदू मुसलमान की माँ को कोई बाइक से टक्कर मारता है तो 10 हिंदू खड़े हो जाते हैं, क्या बुजुर्ग औरत को मारा? ये संवेदना है। यहाँ पर एक दूसरे के साथ सुख दुख का साथ है, अहमियत है। अगर आज भी रमजान में किसी, मैं अपने हिंदू दोस्तों को भूल जाता हूँ बुलाना, तो बुरा मान जाते हैं कि रमजान में क्यों नहीं बुलाया आपने अफ्तार पर। अभी कोविड से पहले का वाकया है शर्मा जी, 2 मिनट लूंगा आपके में। मेरी बिल्डिंग के बच्चे मुझसे बोले हमें अफ्तार करना है, तो मैंने कहा भाई आज तो टाइम होने वाला है, आज नहीं आप परसों आइए। वो परसों आए तो मैंने अपनी भाई की बीवी से कहा कि परसों 3-4 बच्चे आएंगे, इनके लिए अफ्तार बना देना। बोले हो जाएगा। मैं भी कुछ सामान बाजार से ले आया। तो जब वो टेबल पे आके लगा अफ्तार, तो वो एक बच्चा अविनेश मुझसे बोला कि सर अंकल अफ्तार कहाँ है? तो मैंने कहा बेटा ये चाट रखी है, फल रखे हैं, जलेबी रखी है, यही अफ्तार है। दी प्रोसेस इज कॉल्ड अफ्तार। वो समझ नहीं पा रहा था अफ्तार कोई चीज होगी। तो इतनी क्यूरियोसिटी ये तो किसी देश में नहीं है। हिंदुस्तान तो गजब का मुल्क है। इस जैसा मुल्क ही दुनिया में नहीं है कि हर आदमी के दूसरे बारे में जानता है। अगर मुहर्रम के दौरान काली दुर्गा पूजा आ जाए, दुर्गा अष्टमी आ जाए, तो काली माता के आगे ताजिया उतरता है, कुछ भी नहीं होता। ठीक है। अदीब साहब, आपने ये बातें रखी, इससे एक समझ बढ़ी कि नहीं साहब, मुसलमान का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता है, मुसलमान का मतलब अशराफ होता है, मुसलमान का मतलब पसमानदा होता है, यानी वहां भी अगड़ा है, वहां भी पिछड़ा है। आपने बात कही मेल मिलाप की, बिल्कुल। तीन अशराफ, अजलाफ, अरजाल। जरा बता दीजिए शॉर्ट में। अशराफ मीन्स ऊंची जातियां, सैयद, शेख, मुगल, पठान। सैयद कौन? प्रॉफिट की फैमिली के लोग सैयद। उसमें 12 इमामों की औलादे सैयद। शेख कौन? जो प्रॉफिट के कंपेनियन थे, सहाबा, कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट, उनकी फैमिलीज, वो शेख सैयद। मुगल कौन? जो रूलर्स थे, जो कि सेंट्रल एशिया से आए, बाबर लिखा है, वो मुगल्स, रूलर्स ऑफ इंडिया, मुगल्स। और पठान अफगानिस्तान के पठान, लड़ाके, वो पठान। और बाकी जो 72 जातियां हैं, जो जातियां हैं वो ओबीसीज में आती हैं, और 15-20 जातियां अरजाल में आती हैं। जो ये नाम किसने दिए? नाम किसी हिंदू ने नहीं दिए, नाम भी हमारे हिस्टोरियंस ने दिए। ठीक बात। उसके अलावा और हम पे जो कलमात
सर सैयद के हैं, अगर वो आप सुन लेंगे तो आप चकित रह जाएंगे कि ये अल्फाज सर सैयद भी ले सकते हैं, इस तरह की बातें कर सकते हैं जो खुतुम बना रहे हैं मुसलमानों में। अब क्या करा जाए, अब ठीक कहा बात है। जाए, हर बात में रिपीट नहीं कर सकता बार बार। मैं हर इंटरव्यू वाली बात कहूंगा, लोग कहेंगे हर बार इंटरव्यू में आप ये वाली बात कहते हैं। ठीक बात। अच्छा, आपने एक जो हिंदू और मुसलमान के सामाजिक एकता वाले ताने बाने की बात की ना, तो उसके बरक्स अगर थोड़ा सा ये हो सकता है खड़ा सा सवाल आपको लगे, लेकिन आप ये बताएं, आप कहते हैं साहब 12% वो हैं, 80% हम हैं, यानी पिछड़ा मुसलमान है, जो कि देशी मुसलमान है, कई बार वो अपने आप को देशज मुसलमान भी कहता है, ठीक है ना। आज आप ये बताएं कि वही फ्राइडे जब आता है, इस तरह के भी इंसिडेंट से आप मना नहीं करेंगे कि इसी देश में होते हैं, हो रहे हैं, जब तब होते रहते हैं, तो क्या वो जो सड़क पर निकल के पत्थरबाजी करती है भीड़, वो पसमानदा उसमें बिल्कुल शामिल नहीं होता? और अगर शामिल होता है तो ये समझ क्यों नहीं है? देखिए देखिए, पत्थरबाजी हो या कोई झगड़े हो, फसाद हो, वो तो घर के अंदर भी होते हैं। घर में दो भाई के अंदर भी बदतमीजी कभी कभी हो जाती है, तीन भाई के अंदर भी हो जाती है। तो ये छोटी छोटी घटनाएं, भारत एक बहुत बड़ा देश है, संवेदनशील देश है, संभावनाओं का देश है, समृद्धि का देश है। उसमें अगर कुछ इतना बड़ा देश है कि पूरा कैलिफोर्निया, पूरा अमेरिका भी आ जाए, उसकी पॉपुलेशन इक्वल नहीं करती। तो अगर कुछ बात हो भी जाती है तो उसको नजरअंदाज करना चाहिए। भारत का मेन कॉन्सेप्ट है संविधान, सुरक्षा, ठीक है। हर आदमी को, और हर आदमी को मान सम्मान, जो भारत की गवर्नमेंट ने हमेशा दिया है। और उसका ठीक है। वो कुछ शिकायतें होती हैं, तो कुछ शिकायतें जब होती हैं तो उनको डील करा जाए, और छोटे लेवल पे ही वो हल हो जाती हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। लेकिन जहां तक चलिए। ये इसमें कमी जो है वो एजुकेशन की है। एजुकेशन मेन कमी है, और एजुकेशन क्यों नहीं दी गई हमें, एजुकेशन से दूर रखा गया। अगर एजुकेशन होती तो आज ये हाल भी नहीं होता। और मुझे एज ए पर्सन, शालिक अदीब अंसारी, मुझे पूरा इत्मीनान है, मुझे पूरा ज्ञान है, मुझे पूरा एतमाद अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर है, अपने भारतवर्ष पर है, कि कुछ समय के बाद ये समस्याएं सवाल ही नहीं होंगी। एजुकेशन जब आ जाएगी, तालीम आ जाएगी, तो कोई बच्चा भी पत्थर नहीं उठाता। क्यों उठाएगा? उसे स्कूल जाना है, उसे होमवर्क करना है। तो ये समस्याएं हैं, हर तरफ से हैं, दोनों तरफ से हैं। एजुकेशन वहां भी कमी है, यहाँ भी कमी है, यहाँ ज्यादा कमी है, वहां कम कमी है। तो इसलिए एजुकेशन, अगर हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम जिसपे काम हो रहा है, और सारी गवर्नमेंट्स काम कर रही है, एक नहीं, सारी स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, ये हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम 15-20 साल की होती है, खत्म हो जाएंगी। और 15-20 साल किसी देश के लिए बड़ा टाइम नहीं होता, छोटा टाइम बिल्कुल होता सही है। बात है। और बिल्कुल सही बात है। मुझे पूरा इत्मीनान है, ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और आप देखिएगा, जो फाउंडेशंस नरेंद्र मोदी और पिछली गवर्नमेंट, जिसे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने बिल्ड किया है, स्ट्रॉन्ग किया है, इस पर काम होगा, आगे भी लोग काम करेंगे। अब देश का नैरेटिव चेंज हो गया है। अब देश का नैरेटिव हिंदू मुस्लिम का नहीं है, अब देश का नैरेटिव भारतीय है। अब देश का नैरेटिव जो है हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी मतलब कि वो लोग, ज्योग्राफिकली वो लोग जो इस देश में रहते हैं, वो हिंदू हैं, ज्योग्राफिकली हिंदू है, हर आदमी हिंदू है जो रहने वाला। और जब ज्योग्राफिकली हिंदू है तो रिलीजन उनका इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, ईसाइयत हो, सिखिज्म हो, पारसी हो, जू हो, तो इससे फर्क क्या पड़ता है? 15 अगस्त तो हम मनाते हैं ना, 15 अगस्त तो सभी मनाते हैं। 15 अगस्त कौन है? 26 जनवरी भी तो मिठाई मैं भी खाता हूँ, आप भी खाते हैं। 26 जनवरी पे ठीक हम लोग बात। सेलिब्रेट करते हैं। तो हम सब लोग, हमारा मूलतः निवासी हम भारतीय हैं। हम वी ठीक आर बात। इंडियंस, वी आर इंडियन ठीक बात। फर्स्ट। और एक जब आपने हमारा तो, घर ही मजबूत, जी, अदीब साहब, आपने तो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत साहब की बात को रिपीट कर दिया कि भारत की जमीन पर रहने वाला हर व्यक्ति मूलतः हिंदू है। वो उसकी पूजा पद्धति अलग होगी, वो कहीं इस्लाम स्वीकार कर सकता है तो इस्लामिक पद्धति होगी उसकी, कहीं जैनिज्म होगी, कहीं बौद्धिज्म होगा, कहीं क्रिश्चियनिटी होगी, कहीं सिखी होगी, लेकिन अंततः हिंदू है। और ये एक ग्लोबल टर्म में निश्चित रूप से एक आइडेंटिटी है। शर्मा जी, सितम जरीफी ये है, ये हिंदुस्तान का नाम हिंदुओं ने नहीं दिया, ये अरबों ने दिया। अपना ही दिया हुआ नाम से चिढ़ते हैं, परेशानी तो ये है। अब कौन समझाए, हिंदुस्तान का नाम किसने दिया? हिंदुस्तान, ये तो भारत था। हिंदुस्तान का नाम तो हिंदुस्तान आपने दिया ना, कि वो जगह जहां हिंदू रहते हैं। तो ठीक है भैया। अब आप मोहन भागवत साहब ने जो कहा, मोहन भागवत साहब बहुत रिस्पेक्टेड आदमी है, पढ़े लिखे, मतलब एक एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते हैं जिनका अपने आप में एक मूलता, एक पूरा भारत का करिकुलम मेंटेन करते हैं। तो उन्होंने जो भी कहा होगा बिल्कुल सही कहा। मैंने उनकी बात सुनी नहीं, लेकिन मैं फॉलो करता हूँ। जो जो हर चीज को एक्सेप्ट भी नहीं करते, हर चीज को रिजेक्ट भी नहीं करते, लेकिन जो चीज रिजेक्ट एक्सपेक्ट एक्सेप्ट करना है उसकी वेलकम करना चाहिए। हम वेलकम करते हैं
कि जो आरएसएस और मोहन भगवत साहब ने बात कही वो बिल्कुल सही कही। हम इस देश के मूलतः निवासी हैं, हम नेटिव लोग हैं और हम लोग कहीं बाहर से नहीं आए। हाँ, हमने इस्लाम कबूल कर लिया, ये हमारा उस टाइम के फोर फादर्स की कोई उसमें रहा होगा। ठीक बात। अच्छा, अब जरा सा आ जाते हैं अपने बातचीत के बिल्कुल अंतिम हिस्से में। साहब, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप जब ये बात करते हैं कि मुस्लिम समाज में जो अगड़े और पिछड़े का बंटवारा है, और उसी तरीके से एक अलग अलग पूरे समाज में भी अलग अलग कानून है, और उसमें सारे समाज में तो नहीं है, लेकिन मुस्लिम के लिए अलग से पर्सनल लॉ कुछ है। उसको जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि एक देश एक कानून, जब वो बात करते हैं कि एक राष्ट्र एक पहचान, तो ये यूसीसी आने से आपका जो मूवमेंट है पसमानदा वर्सेस मतलब अगड़ा वर्सेस पिछड़ा मुसलमान, उस मूवमेंट को कितना सपोर्ट मिलेगा, या क्या सपोर्ट कोई मिलेगा? क्या यही वजह है कि जो अभी तक मुस्लिम वॉयस हैं इंडिया में, सो कॉल्ड, जिनको आप ऑलरेडी कह रहे हैं कि वो सारे अशराफ लोगों का वॉयस है, तो ये जो यूसीसी के नाम पर इतना चौंका जा रहा है, इतना डराया जा रहा है, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल में ये कहा कि ये बड़ा कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है, और एक बार फिर वो पसमानदा समाज को ही एड्रेस कर रहे थे, और बीजेपी के वर्कर्स को उन्होंने कहा कि आपको जमीन पर उतर के जाना है, समझाना है, इस कंफ्यूजन को दूर करना है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुस्लिम समाज के इस अगड़े पिछड़े जातियों, खाने और 13, जैसे हिंदुओं के लिए कहा जाता है ना 3, 13 और 23 में डिवाइड, तो ये जो 3, 13, 23, 123, 1023 जो भी कह लीजिए, उस बंटवारे पर क्या फर्क आएगा और किस तरीके से वो पूरा तिलस्म टूटने की उम्मीद आप करते हैं? क्या कोई फायदा आपको दिख रहा है यूसीसी से? देखिए ये इसी तरह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के हर आदमी पक्ष में है, उसे बस एजुकेट करने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, उसका एक ड्राफ्ट तो आना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका ड्राफ्ट दे, और ताकि सभी वर्गों के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, उसको पढ़ें, पढ़ने के बाद अपनी राय दें, और फिर ये कोड डिस्कोर्स शुरू हो गई। बिल्कुल मैं पक्ष में हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए इस देश के अंदर। अगर कोई मुसलमान अमेरिका में रहता है तो उसे वहां पर्सनल लॉ की जरूरत नहीं है क्या? वहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो नहीं है अमेरिका के अंदर? ऑल इंडिया ऑल यूनाइटेड स्टेट पर्सनल लॉ बोर्ड तो नहीं है? ब्रिटेन में मुसलमान रहते हैं, पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी, वहां तो ऑल यूके पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है, यूएस के कानून के अंदर रहते हैं, यूके के कानून के अंदर रहते हैं। तो यहाँ हिंदुस्तान में क्या जरूरत है पर्सनल लॉज की? पर्सनल लॉज इंपॉर्टेंट हो, चलिए हो सकते हैं, हो, मैं उसको नेगेट भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरी गुजारिश ये है, रिक्वेस्ट ये है, उसका एक स्वरूप हमें दें ताकि हम उसे पढ़ें। आप समझाते हैं उसमें जो उसके बाद डिबेट हो, डिबेट उन लोगों में हो जो कि कम्युनिटी के लीडर्स ना होगी, कम्युनिटी के इंटेलेक्चुअल्स हो, क्योंकि जब आप डिबेट करते हैं तो टीवी पर जो डिबेट होती हैं, जो मजाक होती है टीवी पे डिबेट में, आप किसी प्रोफेसर को बुलाते हैं ना, जब आप किसी हिंदुज्म के बारे में तो सनातन का किसी प्रोफेसर को बुलाएंगे, अब आप बुला लेते हैं किसी पंडित जी को, वो अजीब बात करते हैं, तो किसी मौलाना को बुला लेते हैं आप, वो इस्लाम के बारे में क्या, चाहिए कोई इस्लामिक स्कॉलर उसको बुलाइए, वो बताएगा इस्लाम क्या होता है। तो मेरी सिर्फ कॉन्सेप्ट ये है कि एक पहले ड्राफ्ट आए पर्सनल लॉ बोर्ड का, उसका सॉरी यूनिफॉर्म सिविल कोड का, और सिविल कोड के बारे में उसके बाद डिबेट हो। और फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी में 4 दोस्त जा रहे हैं, एक सरदार जी हैं, एक मुसलमान है, एक हिंदू है और एक ईसाई है, और चारों एक्सीडेंट होता है, मर जाते हैं, अल्लाह ना करे, तो चारों पे तो लॉ एक ही अप्लाई होगा ना? या एक बाप की 4 लड़कियां हैं, एक ने शादी कर ली हिंदू से, एक ने कर ली मुसलमान से, एक ने कर ली ईसाई से, एक ने कर ली सिख से, और 2 का डिवोर्स हो गया, तो क्या होगा? लॉ तो एक ही होना चाहिए ना? तो एक मुसलमान वाली है तो मुसलमान वाली वो परेशान हो जाएगी, वो कहते ये तो 4 और कर सकता, 5 और कर सकता, या हिंदू कहेगा साहब ये तो कुछ नहीं करता। या हिंदू कौन के अंदर मामा शादी करता है, फर्स्ट प्रेफरेंस जो है भांजी से, ये कानपुर का ब्राह्मण सोचेगा कहता है नर्क में जाने का रास्ता। तो हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, इतनी विविधताएं हैं, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, इसका एक ड्राफ्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाए, लॉ कमीशन बनाए और पब्लिक में दे, पढ़िए, इसमें जो कमियां बताइए, इसमें जो चीजें वो हम लोग मिल बांट के अडॉप्ट करेंगे, और देश एक विधान, एक संविधान और एक मर्यादा से चलेगा। सिंपल बात। बिल्कुल सही बात आपने कहा कि देश एक संविधान, एक झंडा, एक निशान, एक संविधान, और बाकी सब यूनिफॉर्मिटी से चलेगा, और शायद यही इस देश की
स्थापना हो जानी चाहिए थी, जिस पर आज कम से कम 7 दशक के बाद हम बातचीत कर रहे हैं। नहीं चलिए, बहस तो हो रही है, कम से कम शुरुआत तो हुई, और शुरुआत ठीक देर बात से आए सवेर आए होनी चाहिए, अच्छी बात है। चलिए, इस देर में आपने सवेरा देखा, ये भी एक पॉजिटिविटी है। अदीब साहब, आपसे देखिए, ये ऐसा विषय है जिसमें केवल कुछ पॉइंट्स को हमने टच किया है। इस पर तो बहुत हेल्दी डिस्कशन और बहुत लंबी डिस्कशन की पूरा स्कोप है, और ये हम निश्चित रूप से प्रारंभ के इस मंच पर करते रहेंगे आपके साथ। आज आप पहली बार हमारे न्योते पे हमारे साथ आए, ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये बातचीत की प्रस्तावना है, ये शुरुआत है। ये आज हमने गीत का मुखड़ा लिखा है, अब बाकी चीजें धीरे धीरे आपके साथ और भी डिस्कस करते रहेंगे। तो इसी के साथ आपको देते हैं धन्यवाद। और दर्शकों, आज की चर्चा कैसी आपको लगी? कौन से प्रश्न आपके अनुत्तरित रह गए जिसको हमने कवर नहीं किया? वो कौन से और एंगल हैं? आप अपने सवाल इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, क्योंकि हम आपके लिए चर्चाएं करते हैं। हम कोई 3 मरे 5 घायल वाले पत्रकार नहीं हैं। हम एक सांस्कृतिक डिबेट करते हैं, एक विश्लेषण करते हैं, और निश्चित रूप से उसमें आपकी राय अगर शामिल ना हो, आपके सवाल ना शामिल हो, आपके सरोकार ना शामिल हो, तो ये सब कुछ बेमानी है, क्योंकि हम खबरें आपको नहीं सुनाते। खबरों के आगे और पीछे, ऊपर और नीचे जो बातें होती हैं, हम उसका विश्लेषण करते हैं। तो आइए देते हैं शारिक अदीब साहब को धन्यवाद, और इसी के साथ आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। आप सभी को